एक ही चीज, एक नई और एक पुरानी, लेकिन दोनों की ही वैल्यू में जमीन और आसमान का फर्क होता है। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी अकाउंटिंग का एक ऐसा विलेन जो हमारी एसेट की वैल्यू को हर साल खा जाता है। नहीं, ये कोई भूत नहीं है, ये हमारी अकाउंटिंग का, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज डेप्रीसिएशन। किस टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं? हमारा टॉपिक रहने वाला है डेप्रीसिएशन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और कवर करते हैं हमारा ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर, यानी कि हमारा जो चैप्टर है डेप्रीसिएशन, इसके अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले। मेरे साथ साथ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग डेप्रीसिएशन का मीनिंग समझेंगे, उसके फीचर्स, कॉजेज, फैक्टर्स, देन उसकी नीड्स, उससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं, एंड एंड में हम लोग देखेंगे कि डेप्रीसिएशन को हम लोग किस किस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि हमारे डेप्रीसिएशन का मीनिंग क्या है। देखिए, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज से समझना, उसके बाद हम लोग हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर आ जाएंगे। आप लोगों के पास एक स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन पुराना हो गया है। कैसे हुआ वो पुराना? डेप्रीसिएशन की वजह से। आप लोगों के पास एक लैपटॉप है, वो भी पुराना हो गया। कैसे पुराना हुआ? डेप्रीसिएशन की वजह से। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने ये चीज सुनी होगी कि कार को जैसे ही शोरूम से निकाल देते हैं वैसे ही उसकी वैल्यू गिर जाती है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो हर किसी ने अपनी फैमिली के अंदर सुना ही होगा। आप लोगों के बड़ों ने आप लोगों को जरूर बताया होगा कि जैसे ही आपकी कार आपके शोरूम से निकलती है तो वैसे ही उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं जिनकी वजह से उनकी वैल्यूज में गिरावट आ रही है, वो ही है मेरा डेप्रीसिएशन। अब अगर मैं इसको और अच्छे से समझूं तो डेप्रीसिएशन क्या है? मेरी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट आना। ठीक है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डाउन होगी तो वो डाउन किस रीजन से होगी? मेरे डेप्रीसिएशन की वजह से। ठीक है, जब कभी भी मेरी किसी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट डाउन हो रही है, यानी कि उसकी वैल्यू घट रही है, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन। मेरे साथ साथ यहाँ पर डेफिनेशन को रीड करेंगे ताकि आप लोगों को डेप्रीसिएशन का मीनिंग अच्छे से समझ आ जाए। अगेन सेम ही चीज बोलेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में किया था। हर चीज को, जो भी चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, आप लोग आपकी रियल लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, बिकॉज जितनी चीजें आप लोग रियल लाइफ से रिलेट करेंगे उतनी ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों के लिए इजी एंड सिंपल बन जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रीड करना और बनाते हैं हमारे डेप्रीसिएशन को मोस्ट इजीएस्ट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। क्या है डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी। डेप्रीसिएशन क्या है? आपकी कंपनी की एसेट की वैल्यू के अंदर गिरावट आना, उसकी वैल्यू डिक्रीज होना ही मेरा डेप्रीसिएशन है ओवर अ टाइम पीरियड ड्यू टू यूज। अब डेप्रीसिएशन तो हो रहा है, क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मेरी चीजों की वैल्यू तो गिरती जा रही है, लेकिन ये गिर क्यों रही है, ये वैल्यू कम क्यों होती जा रही है? तो ये समझते हैं कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रीसिएशन किन रीजन से लगता है। एक तो हम लोग उसको कॉन्टिन्यूअसली यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? वियर एंड टियर। जब कभी भी हम लोग कॉन्टिन्यूअसली चीज को यूज करते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है, जितना इफेक्टिवली वो काम करती है, वो रिड्यूस होती चली जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं वॉशिंग मशीन का। आप लोगों ने वॉशिंग मशीन 2 साल पहले परचेज की थी, तो क्या अगर आप लोग आज उस मशीन को कंपेयर करते, क्या उसके फंक्शन पहले के जैसे ही चल रहे हैं? नहीं। एग्जांपल समझाते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन की बॉडी पर स्क्रैचेस आ गए होंगे। ठीक है, सिंस इट्स बीन 2 years, तो आपकी वॉशिंग मशीन पर स्क्रैचेस आ गए होंगे। हो सकता है उसकी स्पीड स्लो हो गई, हो सकता है कि जिस क्वालिटी से वो आपके कपड़ों को साफ करती थी उसकी क्वालिटी डाउन हो गई। तो कुछ भी हो सकता है, किस वजह से आप उसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वियर एंड टियर। आगे बढ़ते हैं। और क्या रीजन है मेरे डेप्रीसिएशन का? ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस क्या होता है? जब कभी भी आपकी कोई चीज आउटडेटेड हो जाती है। क्या हो जाती है? आउटडेटेड हो जाती है। तो वहां पर मैं टर्म यूज करती हूँ ऑब्सोलेंस। ये आपको डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर में बार बार देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए इसका मीनिंग मैं आपको यहीं पर समझा रही हूँ कि जब कभी भी आपकी कोई चीज आउटडेटेड हो जाती है तो वहां पर मैं टर्म यूज करती हूँ ऑब्सोलेंस। ठीक है, अब आउटडेटेड कैसे होती है? जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली मेरी एसेट
डिस्कार्ड हो गई, यानी कि वो डेप्रीशिएट हो गई। तो क्या समझा फिर मैंने यहाँ पर? डेप्रीसिएशन क्या है? मेरी कंपनी की एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करना ही डेप्रीसिएशन है टाइम के साथ साथ। अब क्यों हमारी चीजों पर डेप्रीसिएशन लगता है? या तो मैं उसको कंटिन्यूअसली यूज कर रही हूँ, या वियर एंड टियर हो रहा है, जो मैंने आपको वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया। नेक्स्ट है ऑब्सोलेंस, यानी कि अगर टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है तो वहां पर हम लोग टर्म यूज करते हैं ऑब्सोलेंस। इन सभी रीजंस की वजह से आप लोगों की फिक्स एसेट्स पर डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। आगे रीड करते हैं, इट इज द मेथड टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रीसिएशन जो आपकी एसेट की कॉस्ट होती है उसको एलोकेट करने में हेल्प करता है। क्या करता है? एलोकेट करने में हेल्प करता है। डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट एंड नॉट ऑन इट्स मार्केट प्राइस। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि डेप्रीसिएशन तो हमको लगाना है, हम किस पर लगाएं? कॉस्ट पर, यानी कि जिस पर हमने परचेज की थी या जो आज उसकी मार्केट वैल्यू है। तो योर आंसर विल बी, आपको डेप्रीसिएशन आपकी कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट पर लगाना है, ना कि मार्केट वैल्यू पर। आपको डेप्रीसिएशन किस पर चार्ज करना है? आपके कॉस्ट प्राइस पर चार्ज करना है। आई होप यहाँ पर आपको डेप्रीसिएशन का मीनिंग अच्छे से इन डिटेल समझ आया। हम लोगों ने चीजों को विद एग्जाम्पल इसलिए समझा क्योंकि एग्जाम्पल से आप लोग रियल लाइफ के साथ रिलेट कर पाते हैं, चीजों को और अच्छे से समझ पाते हैं। चलिए, आई होप ये मीनिंग पढ़ने के बाद आपको समझ आ रहा होगा क्यों आपकी स्मार्टफोन की वैल्यू डाउन हो जाती है, क्यों आपके लैपटॉप की वैल्यू डाउन होती है, और क्यों आपकी कार शोरूम से निकलते ही डेप्रीशिएट हो जाती है। बढ़ते हैं आगे और आगे की चीजें पढ़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एसेट अगर डेप्रीशिएट हो रही है तो डेप्रीशिएट कब होगी, क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं कि आप लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पर आपकी एसेट डेप्रीशिएट होगी। पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले वो या तो किसी फर्म की होनी चाहिए या फिर किसी इंडिविजुअल की होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो एसेट है जिस पर डेप्रीसिएशन चार्ज होना है वो या तो फर्म की होनी चाहिए या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन की होनी चाहिए। नेक्स्ट, दे आर यूज्ड इन द बिजनेस। अब वो बिजनेस में यूज हो रही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का उस एसेट का ही बिजनेस है तो आपके बिजनेस में रखी एसेट्स नहीं डेप्रीशिएट होगी। आपने उसको सेल कर दिया, अब जिस बिजनेस में वो गई है जहां पर उस एसेट का यूज फर्दर प्रोडक्शन में होगा उस बिजनेस के अंदर वो एसेट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों का एक मशीन का बिजनेस है तो आपके पास वहां पर काफी सारी मशीन्स होगी, तो वहां पर जो मशीन्स रखी हैं वो डेप्रीशिएट नहीं होंगी। वो मशीन सेल होने के बाद सपोज XYZ बिजनेस के अंदर गई तो XYZ बिजनेस क्या कर रहा है? उस मशीन का यूज करके फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये जो डेप्रीसिएशन लगेगा किस बिजनेस में लगेगा? जहां से परचेज हुई या XYZ बिजनेस में? यस, वो आपके XYZ बिजनेस के अंदर जाकर ही डेप्रीशिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट रीड करते हैं। दे लास्ट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। ये आपके एक से ज्यादा साल चलने वाली एसेट्स पर लगता है। डेप्रीसिएशन किस पर लगता है? उन एसेट्स पर जो एक से ज्यादा साल तक चलती हैं। जो एसेट्स एक से ज्यादा साल तक चलती है उन एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोगों ने हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले एक वीडियोस के अंदर समझा था। वो एसेट जो एक से ज्यादा साल तक ऑपरेट करती हैं वो होती है मेरी नॉन करंट एसेट, या फिर आप लोग बोल सकते हैं उसको फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स। तो डेप्रीसिएशन किन पर चार्ज होता है? हमारी फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज होता है। आगे रीड करते हैं। द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट कैन इजीली बी डिटरमाइंड। जो आपकी एसेट की यूजफुल लाइफ है उसको आप अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। लाइक अगर आपने एक मशीनरी परचेज की है तो आपको उसका अंदाजा होता है कि लगभग 10 साल तो मेरी ये मशीन चल जाएगी। ठीक है, हर चीज हम लोग कैसे परचेज करते हैं? मैंने कोई लैपटॉप परचेज किया तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट समझ के करती हूँ। मैं क्या कहती हूँ, मेरे 10-12 साल की छुट्टी, 10-12 साल तक तो मेरा ये लैपटॉप काम में आ ही जाएगा। तो ये क्या है? ये जो आप एंटिसिपेट करते हो ना नंबर ऑफ इयर्स, ये होती है यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट। क्या होती है? उस एसेट की यूजफुल लाइफ, यानी कि लगभग कितने सालों तक वो एसेट आप लोग यूज कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर आपको समझ आया कि क्या क्या कंडीशंस हैं एसेट पर डेप्रीसिएशन लगाने की। क्या क्या चीजें यहाँ पर रिकॉल करते हैं। सबसे पहले वो किसी फर्म की होनी चाहिए या फिर किसी इंडिविजुअल की होनी चाहिए। सेकेंड चीज, वो बिजनेस में यूज होनी चाहिए, बिजनेस उसको यूज कर रहा है अपनी फर्दर प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद वो मोर देन 1 ईयर के लिए यूज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कौन सी एसेट होनी चाहिए? या तो नॉन करंट या फिर फिक्स्ड एसेट, एक ही बात है। नेक्स्ट, उसकी कुछ यूजफुल लाइफ आप लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि लगभग इतने सालों तक मेरी ये एसेट चल जाएगी। ये था आपका डेप्रीसिएशन का फुल फ्लेज मीनिंग। हमने पीछे इसको बहुत अच्छे से समझा कि डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या रीजंस हैं, एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कंडीशंस है कि हम लोग
लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ भाई हम लोग इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर एंड यहाँ पर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे फीचर्स ऑफ डेप्रीसिएशन। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? फीचर्स ऑफ डेप्रीसिएशन। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ समझना। फीचर्स आप लोगों को बहुत ईजी लगेंगे बिकॉज आपने मीनिंग इतना डिटेल में पढ़ लिया कि अगर आप यहाँ पे फीचर्स नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप लोग आपके पॉइंट्स को बना सकते हैं। अब मेरे साथ साथ जैसे जैसे आप रीड करेंगे आपको खुद समझ आ रहा होगा कि ये फीचर्स आप लोग खुद से भी लिख सकते थे क्योंकि आपने मीनिंग बहुत अच्छे से समझा है। यहाँ पर रीड करते हैं मेरे साथ साथ। और क्या बोला है मेरा फर्स्ट फीचर? डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो आपका डेप्रीसिएशन है वो क्या करता है? जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट है उसकी बुक वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। क्या करता है? उसकी बुक वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। बुक वैल्यू का मतलब समझते हैं। बुक वैल्यू होती है मेरी ओरिजिनल कॉस्ट। क्या होती है? ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि जिस कॉस्ट पर आपने उसको परचेज किया था। तो मेरा फर्स्ट फीचर क्या हुआ कि डेप्रीसिएशन मेरी एसेट की यानी मेरी फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। ये बन गया मेरा पॉइंट नंबर 1। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। डेप्रीसिएशन इज अ डिक्लाइन। क्या करता है? डिक्लाइन, कम कर देता है। किसको? बुक वैल्यू को। किसकी बुक वैल्यू को? फिक्स्ड एसेट की। एंड इसको किस पर फोकस नहीं करना होता? मार्केट वैल्यू को ये फोकस नहीं करता। क्यों फोकस नहीं करता? क्योंकि डेप्रीसिएशन किस पर कैलकुलेट किया जाता है? हमारी फिक्स परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस पर हमारा डेप्रीसिएशन हमारी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। होप यहाँ पर आपको फीचर नंबर 1 कंप्लीटली समझ आया कि फर्स्ट फीचर मेरा क्या कहता है कि आपकी जो फिक्स्ड एसेट है उसके कॉस्ट प्राइस को वो डिक्रीज कर देगा। सेकंड फीचर पढ़ते हैं। ये मेरा एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। जो आपका डेप्रीसिएशन है ना, ये कोई कैश वाला एक्सपेंस नहीं है, ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है डेप्रीसिएशन? नॉन कैश एक्सपेंस है। अब ये नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या है? ये आपका खर्चा तो है बट इससे कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होगा। आपकी पॉकेट से कोई भी कैश नहीं जाएगा। एक्सपेंस तो हो रहा है लेकिन कैश नहीं जाएगा। ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। यानी कि ये आपके अगर कैश से नहीं जा रहा तो ये क्या कर रहा है? आपके प्रॉफिट से माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट से माइनस हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहा है। डेप्रीसिएशन क्या है? मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है जो मेरे कैश को नहीं आउटफ्लो करता लेकिन मेरे प्रॉफिट को कम कर देता है। रीड करते हैं अब यहाँ पर। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस क्योंकि इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आउटफ्लो ऑफ कैश। क्यों है नॉन कैश एक्सपेंस? क्योंकि कैश बाहर ही नहीं जा रहा। इट इज सिंपली अ चार्ज टू रिड्यूस द रिकॉर्डेड कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये क्या करता है? आपकी जो एसेट होती है उसकी टोटल वैल्यू को नंबर ऑफ ईयर्स के साथ डिवाइड कर देता है। नई बात समझ आई? यहाँ पर दोबारा समझो। सपोज आप लोग 10 लाख रुपीस की एक मशीनरी परचेज करके आए। क्या किया आपने? 10 लाख रुपीस की एक मशीनरी परचेज की और आपने माइंड के अंदर सोचा, आपने उसकी यूजफुल लाइफ अगर एंटिसिपेट की तो वो क्या थी? आपकी 10 ईयर्स थी। क्या थी? 10 ईयर्स थी। तो उसने क्या किया? 10 लाख को 10 ईयर्स में डिवाइड कर दिया कि एक साल की कितने की पड़ी वो मुझको। क्या कैलकुलेट किया कि आपकी अगर मशीन 10 लाख रुपए की है, 10 साल तक आप उसे यूज करने वाले हैं, तो एक एक साल में वो आपको कितने की पड़ी आप लोगों को ये पता लगाना है यहाँ पर। तो एक साल में कितने की पड़ी है आपको? 1 लाख रुपीस की। कितने की पड़ी? 1 लाख रुपीस की। तो आपका सेकेंड फीचर यही कहता है ये आपके कैश को आउटफ्लो नहीं करता बल्कि जो आपकी कॉस्ट है उसको उसकी यूजफुल लाइफ के साथ एलोकेट कर देता है। अब उसने यहाँ पर पता लगा लिया 10 साल के लिए 10 लाख थी, एक साल के लिए 1 लाख रुपए। यही था मेरा पॉइंट। इट इज सिंपली अ चार्ज टू रिड्यूस द रिकॉर्डेड एंड कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। In the cash flow statement, depreciation is added back to the profit in the operating activities section. ये पॉइंट आपको तब समझ आ जाएगा जब हम लोग कैश फ्लो वाला चैप्टर करेंगे। अभी सिंपली आपको सिर्फ इतनी सी चीज समझनी है, डेप्रीसिएशन से कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता बल्कि क्या होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से डिवाइड हो जाती है पर ईयर की। दिस इज द सेकेंड पॉइंट एंड ये आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, कैश को रिड्यूस नहीं करता। बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं हम लोगों का नेक्स्ट फीचर क्या कहता है? ये आप लोगों का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि लगातार चार्ज होता है। ये आपकी मन मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा कि आपने ईयर 1 में तो डेप्रीसिएशन लगाया, ईयर 2 में आपको इतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपने सोचा इस साल डेप्रीसिएशन स्किप करते हैं। ऐसा नहीं होता। डेप्रीसिएशन उसी दिन से लगता है जिस दिन से आपकी एसेट यूज में आती है एंड तब तक लगता है जब तक उसकी यूजफुल लाइफ खत्म नहीं होती।
कंटिन्यूअसली, आप लोग बीच में उसको स्किप नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? उसकी वैल्यू को रिडक्शन करने का। किसकी वैल्यू को? फिक्स्ड एसेट की। डेप्रिसिएशन क्या है? आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करने का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एज एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द फिक्स्ड एसेट एंड द डेप्रिशिएबल अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। अब आप क्या करते हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है, अब हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो आपका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे आप लोग करते हैं? लाइक आपकी एसेट 1 लाख रुपीस की थी, आपका 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो यहां पर आप डिडक्ट करते चले जाते हैं आपकी एसेट की वैल्यू से। कैसे डिडक्ट किया? 1 लाख की मेरी एसेट थी, 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, दोनों को माइनस करो और मुझे बताओ आज कितने की है? 90,000 की। कितनी कॉस्ट बची, कितनी बुक वैल्यू बची? 90,000 की। अगेन 90,000 मेरी बुक वैल्यू है, फिर मेरा डेप्रिसिएशन लगा कितना? 10,000 का। मैं अगेन माइनस करूंगी, कितने बचे? 80,000 रुपीज। तो कितने की एसेट बची, कितने की बुक वैल्यू बची? 80,000 की। सेम प्रोसीजर आप लोगों का चलता जाएगा। 80 में से 10,000 माइनस करो, फिर 70 में से 10,000 माइनस करो। यानी कि इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो एसेट की बुक वैल्यू है उसमें से आप लोग डेप्रिसिएशन को कंटिन्यूअसली माइनस करते जाएंगे एंड अपनी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करके शो करते जाएंगे। नेक्स्ट फीचर क्या है? इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन क्या है? आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको वो एक्सपेंस बियर करना ही पड़ेगा। आप मेरे को एक चीज बताएंगे, डेप्रिसिएशन को ये पता लगेगा कि भाई इस साल तो बिजनेस के अंदर लॉस हुआ, मैंने इस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। क्या डेप्रिसिएशन को ये चीज पता लगती है? नहीं। आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम लोगों को डेप्रिसिएशन लगाना ही है, बिकॉज वो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्किप तो मैं कर नहीं सकती। एंड उसमें एक और फीचर आ गया, ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आपके बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। आपका बिजनेस चल रहा है एंड वो एसेट यूज हो रही है, तो भाई डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। रीड करते हैं यहाँ पर, डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज डेप्रिसिएशन इज चार्ज इवन इफ द फर्म इज एट लॉस। डेप्रिसिएशन तब भी लगेगा चाहे बिजनेस के अंदर लॉस चल रहा है। इट इज डन बिकॉज द एसेट हैज टू बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। क्यों ऐसा होता है कि भाई आप उस एसेट को यूज तो कर रहे हैं ना, तो आपको एक टाइम आने पर उस एसेट को रिप्लेस करना है, इसीलिए उस एसेट पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि डेप्रिसिएशन लगता है। एंड वन मोर पॉइंट, अगर आप लोग आपके बिजनेस का प्रॉफिट सही से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन एग्जैक्ट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सिंपली समझते हैं, डेप्रिसिएशन आप लोगों का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन आप लोगों का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड आप लोगों को आपकी फर्म का अगर एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालना है तो आप लोग एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन को माइनस भी करेंगे, तभी आपकी फर्म का एग्जैक्ट प्रॉफिट निकल करके आएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट फीचर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज टैक्स बेनिफिट। नेक्स्ट फीचर क्या है? ये हम लोगों को एक टैक्स बेनिफिट देता है। सिंपली समझते हैं टैक्स बेनिफिट्स कैसे देता है ये। सपोज इस साल आपको बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपीस की इनकम हुई। क्या हुई? आपको 5 लाख रुपीस की इनकम हुई आपके बिजनेस के अंदर। अब डेप्रिसिएशन मेरा एक एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है डेप्रिसिएशन? मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है। अगर मैं डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करूंगी तो मेरी इनकम कितनी रहेगी? 5 लाख रुपीस। मैं टैक्स किस पर दूंगी? 5 लाख रुपीस पर। ठीक है, सपोज 10% टैक्स देना है तो मुझे इस साल कितना टैक्स देना पड़ेगा? 50,000 रुपीस। चीज समझ आई या नहीं? आपकी इनकम हुई थी 5 लाख रुपीस की। कितने की इनकम हुई? 5 लाख रुपीस की। आप लोग अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं तो यहां पर अगर मुझे 10% टैक्स देना होता है तो मैं कितना टैक्स दे रही हूँ? 50,000 रुपीस का। अब क्या हुआ, यहां पर बोला गया कि डेप्रिसिएशन तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपको डेप्रिसिएशन तो देना ही पड़ेगा। तो अब डेप्रिसिएशन सपोज 10,000 का था, डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000 रुपीस का। अब मुझे बताएंगे कि आपकी इनकम कितनी है। क्या बताना है कि आपकी इनकम कितनी है। अब ये जो 10,000 का हुआ ये तो मेरा एक्सपेंस है, तो मुझे इनकम में से एक्सपेंस तो माइनस करने पड़ेंगे कि मेरी पॉकेट में 5 लाख थे
है, 10,000 तो मुझे देने पड़े ना। तो मैंने क्या किया, 5 लाख में से 10,000 रुपीज को माइनस किया, तो इनकम कितनी बच गई, 4,90,000 रुपीज। कितनी बच गई, 4,90,000 रुपीज। अब गवर्नमेंट कहती है जी टैक्स पे कीजिए। टैक्स कितना है, 10%। चलो भाई टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, 10% निकालते हैं। यहाँ पर अगर मैं @10% करूंगी तो मेरा टैक्स कितना आ जाएगा, 49,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 49,000 रुपीज। अब मेरे को बताएंगे, यहाँ पर टैक्स था 50,000 एंड यहाँ पर टैक्स था 49,000। क्या आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट हुआ या फिर नहीं डेप्रिसिएशन देने से? यस, यहाँ पर आप लोगों को टैक्स बेनिफिट हुआ। जब आप डेप्रिसिएशन नहीं दे रहे थे तो आपको गवर्नमेंट को 50,000 रुपए देने पड़े। जब आप डेप्रिसिएशन दे रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट को 49,000 रुपीज देने पड़े। यही कहता है डेप्रिसिएशन कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने से टैक्स बेनिफिट होगा। रीड करते हैं यहाँ पर, इट प्रोवाइड्स अ टैक्स बेनिफिट टू द कंपनी। डेप्रिसिएशन क्या करता है, आपकी कंपनी को एक टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है एज द डेप्रिसिएशन इज एडजस्टेड टू द प्रॉफिट बिफोर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम लोग पहले प्रॉफिट से माइनस करते हैं। क्या बोला है यहाँ पर कि आप लोगों को आपके प्रॉफिट में से पहले डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। बाय दिस द टैक्सेबल इनकम इज रिड्यूस, जिससे आप लोगों की टैक्सेबल इनकम भी रिड्यूस हो जाएगी एंड द फर्म हैज टू पे लेस टैक्स। और फर्म को क्या करना पड़ेगा, कम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो चुका है। जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि डेप्रिसिएशन से कैश आउटफ्लो नहीं होगा बट प्रॉफिट रिड्यूस होगा। आई होप यहाँ पर आपको वो पॉइंट भी अच्छे से समझ आया होगा। क्या बोलता है टैक्स बेनिफिट, कि आप लोगों को आपके प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, उसके बाद जो इनकम आएगी उस पर आपको टैक्स देना है। तो यानी कि डेप्रिसिएशन आप लोगों को एक टैक्स बेनिफिट देता है। इसी के साथ आप लोगों के फीचर्स यहाँ पर खत्म हो गए हैं। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कौन कौन से फीचर्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। हमारा पहला फीचर था, आपको सिर्फ डेफिनेशन रिकॉल करनी है, फीचर्स आपके खुद से बन जाएंगे। पहला फीचर मेरा क्या था कि डेप्रिसिएशन से आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है एंड ये कोई मेरा कैश एक्सपेंस नहीं है, मेरे पास से कैश कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नेक्स्ट क्या पड़ा, ये मेरा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार लगाने वाला प्रोसेस है, हर साल लगेगा ही लगेगा, आपकी मन मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या पड़ा, ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो डेप्रिसिएशन तो भाई लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट क्या पड़ा, भाई डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो फायदा भी होना चाहिए। तो इससे क्या फायदा हुआ आपको, टैक्स का फायदा हुआ, टैक्स बेनिफिट यहाँ पर आप लोगों को मिला। यहाँ पर आप लोगों को कम टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन की। किसकी बात करनी है, हमारे डेप्रिसिएशन की क्या क्या कॉजेज हैं उनको इन डिटेल यहाँ पर हम लोग समझेंगे। कॉजेज मतलब समझते हैं कि डेप्रिसिएशन आखिर लगता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो चीजें हम लोग यहाँ पर अब लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट को मेरे साथ साथ यहाँ पर पढ़ेंगे ताकि चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पहला रीजन है मेरे डेप्रिसिएशन का कांस्टेंट यूज। क्या है पहला रीजन, कांस्टेंट यूज। आप चीजों को लगातार यूज कर रहे हैं तो इट इज ऑब्वियस कि उसकी वैल्यू डाउन होगी ही होगी, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी ही होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया वॉशिंग मशीन का। आप लोग 2 साल से उस वॉशिंग मशीन को यूज कर रहे हैं, एक ना एक दिन आकर वो मशीन आपकी ओल्ड हो जाएगी, ना वो आपके कपड़े इतने अच्छे से साफ करेगी, ना ही उसकी उतनी अच्छी स्पीड होगी, उसकी मोटर खराब हो सकती है। तो ये क्या हुआ, आप उसको लगातार यूज कर रहे थे, इसलिए कांस्टेंट यूज से उसकी वैल्यू डाउन हो गई। आई होप यहाँ पर आपको समझ आए कि भाई अगर हम किसी चीज को, किसी फिक्स एसेट को लगातार यूज करते रहेंगे तो उसकी वैल्यू के अंदर गिरावट आएगी। रीड करेंगे यहाँ पर मेरे साथ, द कांस्टेंट यूज ऑफ एनी एसेट बाय अ बिजनेस कॉजेज वियर एंड टियर। जब कभी भी आप किसी चीज को कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो वहां पर वियर एंड टियर आता है, विच कॉजेज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ दोज एसेट, जिससे उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है एंड उसका रिजल्ट क्या होता है, उस एसेट की कैपेसिटी कम हो जाती है। क्या होती है, उस एसेट की कैपेसिटी कम हो जाती है। जो मैंने अभी वॉशिंग मशीन का आपको एग्जांपल दिया वो ही बात हो रही है यहाँ पर। क्या है, कांस्टेंट यूज करने से लाइक आप आपकी वॉशिंग मशीन कंटिन्यूअसली यूज कर रहे थे तो उसकी कैपेसिटी कम हो गई, यानी कि उस पर डेप्रिसिएशन लग गया। सेकंड रीजन क्या है, बाय पासिंग ऑफ टाइम। समय के साथ साथ चलते चलते आपकी एसेट की वैल्यू भी डाउन हो गई। समय के साथ
साथ कैसे रीड करेंगे यहाँ पर, सम एसेट डिटोरिएट जस्ट बाय एजिंग, कुछ एसेट्स अपनी एज की वजह से ही खराब हो जाती है। अब कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं कि घर पर तो आ गई, आपके बिजनेस के अंदर तो आ गई, बट आप उस एसेट का यूज नहीं कर रहे हैं, बट आपकी वो एसेट आकर रखी तो गई ना, उसकी एज तो बढ़ रही है। आप लोगों ने आपका एक बिजनेस स्टार्ट किया 2020 के अंदर, आप एक एसेट लेके आए, आप बिजनेस के अंदर उस एसेट को यूज नहीं कर रहे हैं, बट अब 2025 के अंदर आके उसके 5 साल तो निकल गए ना, तो उसका क्या हुआ, टाइम पीरियड पास होता जा रहा है। तो टाइम पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो एसेट ओल्ड होती चली जाती है, उसकी एज होती चली जाती है, इस रीजन से भी डेप्रिसिएशन लग जाता है। एग्जाम्पल क्या है, लाइक उसकी बैटरीज पुरानी हो गई है, या फिर उसके केमिकल्स पुराने हो गए, या कोई पेरिशेबल इन्वेंट्री, यानी कि जो मेरी इन्वेंट्रीज खराब हो जाती है उनको हम लोग बोलते हैं पेरिशेबल इन्वेंट्री। रिगार्डलेस ऑफ यूजेस, यानी कि बाय पासिंग ऑफ टाइम का मतलब होता है कुछ एसेट पर डेप्रिसिएशन ऐसे ही लग जाता है, चाहे वो एसेट आप यूज कर रहे हैं चाहे एसेट यूज नहीं कर रहे। फिर किस रीजन से डेप्रिसिएशन लगता है, उसके टाइम को पास होने की वजह से। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे उसकी एज बढ़ रही है और वैसे वैसे ही वो एसेट डेप्रिशिएट हो रही है। एग्जाम्पल लाइक उसकी मोटर खराब हो गई, उसकी बैटरी खराब हो गई, ये सभी रीजन है आपके बाय पासिंग ऑफ टाइम कॉज के। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉज के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज बाय ऑब्सोलेंस। क्या है, नेक्स्ट वन इज बाय ऑब्सोलेंस। अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि जब भी आप लोगों की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, क्या हो जाती है, अगर आप लोगों की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है वहां पर मैं टर्म यूज करती हूँ ऑब्सोलेंस। रीड करते हैं, क्या होता है कि कभी कभी आपकी टेक्नोलॉजी नई नई अपडेट होती रहती है, तो जो मशीनरी, जो एसेट आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी की थी वो आउटडेटेड हो जाती है, न्यू मशीनरीज मार्केट के अंदर आ जाती हैं, तो वहां पर बोलते हैं कि आपकी एसेट जो है डेप्रिशिएट हुई है, किस वजह से, ऑब्सोलेंस की वजह से। रीड करेंगे अब यहाँ पर मेरे साथ, ऑब्सोलेंस इज ऑल्सो वन मेन रीजन फॉर डेप्रिसिएशन। ऑब्सोलेंस क्या है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है डेप्रिसिएशन का। एंड एग्जिस्टिंग एसेट कैन बिकम आउटडेटेड, आपकी कोई पुरानी एसेट आउटडेटेड हो सकती है कुछ समय के बाद, किस वजह से, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, या हो सकता है जो पुराना मॉडल था उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, किस रीजन से, इंप्रूवमेंट्स की वजह से, चेंजेस इन मार्केट डिमांड, या फिर मार्केट में डिमांड ही किसी और चीज की चल रही है, तो वहां पर भी आपकी पुरानी मशीनरी आउटडेटेड हो जाएगी। सो एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर द एसेट डिक्रीजेस एज द ओल्ड एसेट इज नॉट एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी जो पुरानी मशीनरी, पुरानी एसेट्स होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि जो मशीनरी वो चीजें प्रोडक्शन कर रही है, जो चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं वो मार्केट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। तो इस केस के अंदर आपकी ओल्ड एसेट आउटडेटेड हो जाती है एंड न्यू एसेट्स आनी शुरू हो जाती हैं, एंड जो एसेट आउटडेट हो रही है यानी कि वो डेप्रिशिएट हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज बाय एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। नेक्स्ट आपकी एसेट कब डेप्रिशिएट होगी, हो सकता है उस पर जो लीगल राइट्स हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। देयर आर सम एसेट्स दैट आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो आप लोग किसी सर्टेन पीरियड तक ही यूज कर सकते हैं। लाइक आप लोगों का कोई लाइसेंस है, कोई कॉपीराइट है, कोई पेटेंट है, तो ये क्या चीजें हैं, इनका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। तो इस तरह की एसेट कोई फिक्स टाइम पीरियड तक होती है, एंड जब भी उसके लीगल राइट्स एक्सपायर हो जाते हैं तो यानी कि वो एसेट आप लोगों की डेप्रिशिएट हो गई है। द टाइम पीरियड इज डिटरमाइंड बाय एन एग्रीमेंट। टाइम पीरियड एग्रीमेंट बताता है इन विच द टेन्योर टू यूज दैट पर्टिकुलर एसेट इज मेंशन्ड। जहां पर कितने समय तक आप उस एसेट को यूज कर सकते हो वो ऑलरेडी मेंशन होता है। एग्जाम्पल पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लीज या फिर लाइसेंस, ये सभी आपके लीगल राइट्स के एग्जाम्पल है, यानी कि जैसे ही उनका टाइम पीरियड खत्म होगा वो चीजें एक्सपायर हो जाएंगी, वैसे ही उन पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा एंड आप लोग एबल नहीं होंगे उन एसेट्स को, उन राइट्स को यूज करने की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज बाय एक्सीडेंट। क्या है नेक्स्ट कॉज हमारा, बाय एक्सीडेंट। हो सकता है आपकी किसी एसेट का एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंट होने की वजह से एसेट के अंदर जो भी खराबी आती है उसको भी हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एसेट कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम एबनॉर्मल फैक्टर्स सच एज अर्थक्वेक, फ्लड्स। अब
ये चीजें जो हैं, एक्सीडेंट्स जो हैं, इंटेंशनली नहीं होते, अनइंटेंशनली होते हैं। तो जब भी कोई चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, उन एक्सीडेंट्स की वजह से अगर आपके एसेट में कोई भी खराबी आ रही है, वहां पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। अब ये जो अनकंट्रोलेबल कॉजेज है वो क्या है, लाइक अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, इन रीजन से भी आपकी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लग सकता है। दिस लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, क्योंकि इससे आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। दस इट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इसीलिए इस तरह की चीजों को भी हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर आप लोगों की सभी कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोगों ने अच्छे से खत्म कर लिए हैं। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कौन कौन से कॉजेज की बात हम लोगों ने यहाँ पर की। सबसे पहले हमारी एसेट किस रीजन से डेप्रिशिएट होती है, अगर हम उसको कंटिन्यूअसली यूज किए जा रहे हैं तो मेरी एसेट डेप्रिशिएट हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर उस एसेट को लाए हुए काफी लंबा समय हो गया तो क्या होगा, तब भी मेरी एसेट डेप्रिशिएट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट वन इज बाय ऑब्सोलेंस। अगर मेरी टेक्नोलॉजीज अपडेट हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई नई इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर भी मेरी एसेट डेप्रिशिएट हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपकी लीगल राइट्स एक्सपायर हो गए हैं तब भी एसेट डेप्रिशिएट हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज अगर आपके एसेट का एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे भी आपकी एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन होता है। एंड ये भी एक मेजर रीजन है आपके डेप्रिसिएशन का। आई होप ये सभी कॉजेज आप लोगों को बहुत अच्छे से इन डिटेल समझ आए हैं। बढ़ते हैं आगे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर हमारे फैक्टर्स को क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, क्या क्या फैक्टर्स मेरे डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि मेरा डेप्रिसिएशन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 चीजों पर आपका डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं, एक उसकी कॉस्ट, एक उसकी यूजफुल लाइफ कितने सालों तक चलेगी, एंड थर्ड वन इज सिंस वी लिव इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी चीज को ऐसे डिस्कार्ड नहीं करते भाई, लास्ट ऑप्शन तो ढूंढते ही ढूंढते हैं, यानी कि हम लोग उसको एंड में भंगार में किस रेट पर बेचेंगे, यानी कि उसकी सैल्वेज वैल्यू क्या है, कबाड़ में बेचने के लिए उसकी सैल्वेज वैल्यू क्या है, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो कौन कौन सी 3 चीजें हो गई, एक उसकी कॉस्ट, एक उसकी लाइफ, एंड थर्ड वन उसकी सैल्वेज वैल्यू। इन 3 चीजों पर आपका डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं हमारे एक एक फैक्टर को ध्यान से और बहुत डिटेल में। सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट। आप लोगों की कॉस्ट, आप लोगों की जो एसेट है उसकी कॉस्ट पर आपका डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है। कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड एसेट की, ये डिटरमाइन होती है सभी चीजों को अगर हम ऐड कर देंगे। कौन कौन सी चीजें, उस पर हुए वे सभी एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस उस एसेट्स पर हुए हैं उन सभी एक्सपेंसेस को हम एसेट की कॉस्ट के साथ ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट आ जाएगी। क्या था यहाँ पर, रीड करेंगे अगेन मेरे साथ साथ। कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग all the expenses incurred on bringing the asset to usable condition with the purchasing price of that asset। यानी कि क्या बोला है यहाँ पर, कॉस्ट कैसे बनती है, आपने सपोज 2 लाख रुपीस की तो एसेट खरीदी, उसके बाद बिजनेस तक लाने के लिए आपका 50,000 रुपीस का और खर्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके बिजनेस के अंदर आने के बाद भी उसको इंस्टॉल करना पड़ा, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस आप लोगों के 10,000 रुपीस लग गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एसेट को तो परचेज किया ही किया, लेकिन उस एसेट को यूज में लाने के लिए भी मेरे कुछ खर्चे हो गए। 50,000 रुपीज अलग हुआ, 10,000 रुपीज उसका अलग खर्चा हुआ, तो ये क्या थे, मेरे टोटल कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। अब मैं क्या बोलूंगी, मेरी एसेट 2 लाख रुपीज की नहीं है, कितने की है, 2,60,000 रुपीज की। कितने की है, 2,60,000 रुपीज की। एंड जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो इसी कॉस्ट पर होता है। यही पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि आपकी जो एसेट की कॉस्ट होती है वो सिर्फ एसेट की नहीं होती, जब तक वो एसेट यूज में नहीं आती तब तक जितने खर्चे हो रहे हैं वो उसकी एसेट की कॉस्ट के अंदर ही ऐड हो जाते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज मोर, अगर आपकी एसेट की कॉस्ट ज्यादा है, द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द एसेट विल आल्सो बी हायर, तो आपका डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ एसेट एंड द डेप्रिशिएबल अमाउंट। जो जितनी ज्यादा एसेट की वैल्यू उतना ही ज्यादा डेप्रिसिएशन। आई होप यहाँ पर आपको समझ आया है। चीजों को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं एक एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल, ध्यान से समझेंगे। द कंपनी परचेज एन एसेट, एक कंपनी ने एक एसेट परचेज की, क्या कॉस्ट है उसकी, 50,000 रुपीज, एंड
ऑल्सो स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और उन्होंने 10,000 रुपीज इंस्टॉलेशन के दे दिए। अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे उनकी कॉस्ट क्या है, 50,000 है या 50 + 10 60,000 है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होगी, 50,000 + 10,000 विच इज 60,000, एंड जो आपका डेप्रीसिएशन चार्ज होगा ना 50 पर होगा ना 10 पर होगा, किस पर होगा, 60,000 रुपीज पर होगा। यही चीज को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा कौन सा फैक्टर है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मीनिंग आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। जब आप एंटिसिपेट करते हैं कि ये चीज मेरी इतने सालों तक चलेगी ही चलेगी, तो वो होती है मेरी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एसेट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड, उतने साल जब तक आप लोग उस एसेट को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, उसको कहते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब इसके अंदर क्या होगा, जितनी ज्यादा यूजफुल लाइफ होगी उतना ही डेप्रिसिएशन कम होगा। क्या होगा, जितनी ज्यादा यूजफुल लाइफ होगी उतना ही डेप्रिसिएशन कम होगा। तो इसके अंदर क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। आई होप यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मीनिंग भी अच्छे से समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड वन इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब समझते हैं, आपकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई, उसके बाद उसके अंदर की मोटर है, उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं, वो आपके अलग अलग से करके बिक जाते हैं, तो वो होती है आपकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। रीड करेंगे यहाँ पर, स्क्रैप वैल्यू इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स इफेक्टिव लाइफ। यानी कि जब आपकी एसेट की यूजफुल लाइफ, इफेक्टिव लाइफ खत्म हो जाएगी, उसके बाद जिस अमाउंट पर वो बिकेगी उसको बोलते हैं हम लोग एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिडुअल वैल्यू और ब्रेकअप वैल्यू। उसको हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं एंड ब्रेकअप वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोला है आगे, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसको हम लोग कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं अपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते टाइम। यानी कि कैसे डेप्रिसिएशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आगे भी मैं ये चीजें अच्छे से इन डिटेल समझाऊंगी। डेप्रिसिएशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट में से मैं मेरी सैल्वेज वैल्यू को माइनस कर देती हूँ। किसको माइनस करती हूँ, सैल्वेज वैल्यू को। उसके बाद जितनी भी मेरी यूजफुल लाइफ है उससे मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। कैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट में से पहले सैल्वेज वैल्यू को माइनस करती हूँ एंड जो मेरा आंसर आता है उसको मैं यूजफुल लाइफ के साथ डिवाइड कर देती हूँ। इस चीज को आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और डिटेल में और अच्छे से पढ़ने वाले, जहां पर आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आप लोगों को फिलहाल क्या समझना है, स्क्रैप वैल्यू का मीनिंग समझना है कि जब आपकी एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जिस रेट पर आपकी एसेट बिकेगी उसको मैं बोलती हूँ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल करने वाले हैं। क्या है मेरा एग्जांपल, रीड करेंगे यहाँ पर। इन 2020 ए कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹1 लाख। 2020 के अंदर एक कंपनी ने एक मशीन परचेज की 1 लाख रुपीज की। एट द टाइम ऑफ परचेज स्क्रैप वैल्यू क्या है मशीन की, 10,000 रुपीज। कितनी है स्क्रैप वैल्यू, 10,000 रुपीज। एंड उसकी यूजफुल लाइफ क्या बोली, 3 इयर्स। क्या बोलिए, 3 इयर्स। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे एंड उसकी यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे। ये मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे चीजों को आपको क्विकली समझाना है। आप लोगों को ना ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी है, ना ही हम लोग आगे यूज करेंगे। अब कुछ नहीं करना, अपनी वैल्यूज को फिल करना है। कॉस्ट क्या है, 1 लाख रुपीज, मैंने लिख दिया 1 लाख रुपीज। स्क्रैप वैल्यू क्या है मेरी, 10,000 रुपीज, तो मैंने 10,000 को यहाँ पर माइनस कर दिया। डिवाइड किससे करना है, यूजफुल लाइफ से। कितनी है यूजफुल लाइफ, 3 इयर्स। चलिए कैलकुलेशन करके बताएंगे। 1 लाख माइनस 10,000 इज 90,000 एंड डिवाइड बाय 3। तो मेरा डेप्रिसिएशन क्या आ गया, 30,000 रुपीज। क्या आ गया, 30,000 रुपीज आप लोगों को डेप्रिसिएशन है। इतना ही इजी, इतना ही सिंपल एंड इतना ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना।
आई होप यहाँ पर आप लोगों को सभी फैक्टर्स समझ आ गए हैं भाई, किन किन रीजन से आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, किन फैक्टर्स पर आपका डेप्रिसिएशन डिपेंड करते हैं। देयर आर 3 फैक्टर्स। पहला है कॉस्ट ऑफ द एसेट। क्या है फर्स्ट फैक्टर? कॉस्ट ऑफ द एसेट। सिर्फ एसेट की कॉस्ट नहीं, उस पर होने वाले खर्चे भी आपकी कॉस्ट के अंदर ऐड होंगे। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फैक्टर है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यानी कि वो एसेट आपकी कितने सालों तक चलने वाली है, वो होती है आपकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एंड द लास्ट वन इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, यानी कि जब आपकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई उसके बाद उस एसेट को आप लोग किस प्राइस पर सेल करने वाले हैं, वो होती है आपकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एंड इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप लोग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप लोग आपकी यूजफुल लाइफ के साथ डिवाइड कर देंगे, आप लोगों को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। एंड अगर ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ नहीं आया है तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। इस पॉइंट को, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे और अच्छे से इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, वहां पर ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। वैसे नो डाउट ये चीज यहाँ पर भी क्लियर हुई होगी, बट इनकेस 1-2% का अगर डाउट रह गया है तो वो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही चीजें हम लोग आगे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। आई होप आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आई है एंड सभी चीजें आपको इंटरेस्टिंग भी लगी है। हम लोगों को हमारे टॉपिक को, हमारे चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है, नहीं तो ये क्वेश्चंस करते करते हमारे चैप्टर्स पे चैप्टर्स आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमें चीजें बोरिंग लगने लग जाती हैं। तो हमें चीजें बोरिंग ना लगे इसीलिए हम लोग चीजों को बहुत इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ रहे हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई। अगर किसी भी चीज के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को अच्छे से सॉल्व कर पाऊं। एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही चीजें अगर समझ आई है तो आप लोग आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।